वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में रिजी। हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक हमने ह्यूमन आई और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होगा, कैसे बनता है, क्या उसकी संरचना है, क्या उसके वर्किंग पैटर्न है, क्या उसके मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले हैं, रे डायग्राम्स हैं, ये सब आज मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और अपनी भावनाएं व्यक्त की कमेंट्स के माध्यम से। मुझे मानसी मिश्रा, अदिति सिंह, इन लोगों ने अपनी बातें लिखी और मेरा उत्साह बढ़ता है जब आप बताते हो, आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हो कि आपको कैसा लगा वीडियो। अब मैं आज जो पढ़ाऊंगी वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, हम इसे क्यों पढ़ें? सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा आपने देखा था, आज मैं एक बार फिर से रिकैप में जाऊंगी। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं मिलता। अगर लेंस को बहुत करेक्ट किया जाए कि वो हाँ उससे कोई भी क्रोमेटिक एब्रेशन ना हो, कलर्ड, जैसे वाइट लाइट से इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट की कलर्ड इमेज दिखना, क्या कहलाता है? क्रोमेटिक एब्रेशन। लेंस फोकल लेंथ और होमोजीनियस बनाना, ये सारी बातें अगर एक लेंस में एक साथ शामिल की जाएं तो एक लेंस में सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह जब हम उसे यूज़ करते हैं तो मैग्नीफिकेशन 9 से ज़्यादा नहीं मिलता। मैक्सिमम ऑर्डिनरी लेंस में तो 3 या 4 गुना मिलता है। हमें तो और गहराई में जाना और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, ह्यूमन माइंड। तो अब और मैग्नीफाइड इमेज कैसे मिलेगी? उसके लिए लेंस कॉम्बिनेशन। वैसे तो बहुत अच्छे क्वालिटी माइक्रोस्कोप्स में 18-20 लेंसेज लगे होते हैं, लेकिन सबका पैटर्न, सबकी जो वर्किंग मैकेनिज़्म है वो 2 लेंसेज को लेकर है। वही बार बार जो रिपीट होती है, आज मैं वही बताऊंगी कि उन्हें कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम 2 लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो आज शुरू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। विजुअल एंगल आँख पर बना हुआ, ऑब्जेक्ट के द्वारा आँख पर बना हुआ एंगल, ज़्यादा एंगल होगा जितना, उतनी ही बड़ी ऑब्जेक्ट दिखती है। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप से फ़र्क क्या पड़ा था? आप देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी पास लाएँ तो हम बड़ा देख सकते हैं। जैसे इस पेन पे कुछ लिखा है, अगर आप बहुत दूर रखेंगे तो लिखा हुआ हो सकता है आप ना पढ़ पाएँ। जैसे आप पास लाते हैं तो पढ़ाया है मैंने नियर पॉइंट की डिस्टेंस आँख से कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन हेल्दी आई से आप उस पर क्या लिखा है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो क्लियर डिस्टिंक्ट पिक्चर आँख से तब बनती है जहाँ ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो हम दूर वाली ऑब्जेक्ट को पास लाएं तब भी वो हमें बड़ी दिखती है। लेकिन कितनी पास ला सकते हैं टू हैव डिस्टिंक्ट विजन? 25 सेंटीमीटर। सिंपल माइक्रोस्कोप यानी जो मैंने पढ़ाया था मैग्नीफाइंग ग्लास, वो क्या कर देता है कि आँख के पास ऑब्जेक्ट बहुत पास भी आ सकती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम, और उसकी इमेज अगर 25 सेंटीमीटर या उसके आगे इन्फिनिटी पे बने तब भी हम उसे आसानी से देख लेते हैं, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, मैग्नीफाइंग पावर किसे कहते हैं? विजुअल एंगल को बढ़ाने की कैपेबिलिटी। तो रेशियो क्या था मैग्नीफाइंग पावर? मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर m = β/α। ये बीटा क्या था? इमेज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आँख पर एंगल बनाए, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना? ये तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और ये किसके बराबर है? ये एंगल, यही बीटा, और ये किसके रेशियो से? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई।
इसी को हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए देखा था। तो फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप अगर हम देखते हैं तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर या इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला कैसे आया था, m इक्वल टू कितना आया था, d/u। और इससे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन m मैक्सिमम वो कितना था, हम लोगों ने देखा था 1 + d/f। कहाँ फाइनल इमेज बन रही थी, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। और मिनिमम हम लोगों ने जो देखा था मैग्नीफिकेशन या एंगुलर मैग्नीफिकेशन वो कितना था, d/f, जब u की वैल्यू क्या हो, आँख से लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखी हो, फोकल लेंथ के बराबर। तो ये दो हैं फॉर्मूले जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप से देखे हैं। हाँ, इससे मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू हो सकती है वो किसके किसके बीच में हो गई, फिर ये है ना। और ये वैल्यू नॉर्मल लेंस के लिए 3 और 4 और 5, मैक्सिमम 9। हमें और बड़ी चीज़ें देखनी है, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो अब किसकी ज़रूरत आन पड़ती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आइए डिस्कस करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेज, जो आपके सिलेबस में भी है कि आप उसका क्या उसका प्रिंसिपल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, क्या रे डायग्राम है, तो दो लेंसेज का पैटर्न है। और बाकी आप वही अच्छे और माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनमें 18-20 लेंसेज तक लगा दिए जाते हैं, लेकिन हर बार एक ही जो दो लेंसेज का पैटर्न है उनका जो प्रिंसिपल है वही लागू होता है। तो आप देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या रे डायग्राम है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है। इसमें एक छोटा लेंस जो जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखी जाती है, इसीलिए इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है, ओके। और आप एक बड़ी सी प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। इस लेंस के दोनों फोकस, छोटा लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ भी कम लेते हैं, लेस फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है। इसके फर्स्ट फोकस के बहुत पास रखी जाती है, बस फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से दूर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट रख दी गई और इसके दोनों तरफ आपने जब फोकल लेंथ बराबर मार्क कर लिए हैं, तो अब आप देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे आएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो F से पास होगी। दूसरी रे आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो सीधी अनडेविएटेड फॉर थिन लेंसेज, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। आपने देखा ये रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, इसके पास ऑब्जेक्ट रखी है इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है, कम फोकल लेंथ का है। अब आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस FO, O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको कहते हैं VO, इमेज डिस्टेंस, O फॉर ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से ये UO, ये कितनी डिस्टेंस हो गई, जो फोकल लेंथ के बियॉन्ड। अब आप देखते हैं यही इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बन रही है वो दूसरे लेंस के लिए आई पीस जिसे कहते हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये इमेज अगर यहाँ पर एक दूसरा लेंस लगा हो उसके लिए आई पीस का काम करती है, वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसके पास आँख रखी जाती है, इसीलिए इसका नाम है आई लेंस या आई पीस। तो अब आप देखते हैं कि इससे जो रे निकलेंगी तो ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस से होकर जाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो आप कैसे डायग्राम बनाएंगे समझ लीजिए। आपने लॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस खींच के इतना तो आपने जब बना लिया, तो अब आप देखते हैं कि ये जो इमेज है ये अगर आई पीस के फोकस के अंदर बनती है तो ये है ना सिंपल माइक्रोस्कोप। हमने देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, या तो फोकस पर जब ये फोकल लेंथ है, या फोकस से भी कम डिस्टेंस पर, तो ये वाली मैग्नीफाइंग पावर मिलती थी। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर इसका FE, इसके फोकस का नाम है FE, तो ये
इमेज इसके आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। फिर वही एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, FE से, और दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे अनडेविएटेड होती है, तो आपने इसको ऐसे बना लिया। दूसरी रे इतनी डिस्टेंस जो आप नाप के रखते हो, उससे आप देखते हैं कि जो दूसरी रे है वो FE से जाएगी इस तरफ। तो अब आपने देखा कि जो दूसरी रे है वो अगर FE से पास हो रही है, ये देखिए, तो ये दोनों रेज आगे कैसी हैं, डाइवर्जिंग, आगे बढ़ाने पे नहीं मिलेंगी। किधर मिलेंगी, पीछे। वैसे भी आपने देखा कि आई पीस इज बिहेविंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होता है, आई लेंस होता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेवियर करता है। अब इनको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो आपके पास स्केल है, डायग्राम बनाना टफ नहीं है अगर आप फंडामेंटल्स जानते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर रेज बनी, और देख रहे हैं आप फाइनल इमेज जो बनती है वो ये बनी। अगर ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मैं डाल दूँ, ये है AB, ये है A डैश B डैश, तो ये क्या हो गया, A डबल डैश B डबल डैश। देख रहे हैं आप कि फाइनल इमेज बड़ी है, और आँख पर ये जो एंगल बना रही है वही तो एंगल है बीटा। हम इसकी अगर रे डायग्राम को देख रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि जो ये फाइनल इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस आँख से है VE, और इसको मान लिया जाता है कि वो माइनस क्यों लिख रही हूँ, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे एट द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ये आँख से बन रही है। देखा आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको पार्ट्स में समझाया। अब फाइनल इमेज एट D पर बन रही है। इस पोजीशन को, इस डायग्राम को क्या कहते हैं कि व्हेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज सेट फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, मतलब आँख के नियर पॉइंट पर फाइनल इमेज बन रही है, तो इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट पोजीशन। और इसके लिए अगर आता है एग्ज़ाम में कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप शोइंग नियर पॉइंट पोजीशन, तो आपको यही डायग्राम बनाना होता है। हाँ, अब और आगे पूछा जा सकता है, ऑल्सो डेराइव द मैग्निफिकेशन। आपको पता है दो लेंसेज हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर नेट मैग्निफिकेशन m है, बेसिक फार्मूला तो यही बीटा अपॉन अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बीटा अपॉन अल्फा ही होगा। यहाँ पर हम बीटा और अल्फा अलग अलग निकालेंगे, तो हम बीटा यहाँ पर अगर निकालें तो देखिए A डैश B डैश और ये डिस्टेंस, आपको पता है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी हुई इमेज आई पीस के लिए किसका काम कर रही, ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए हमने सफिक्स क्या लगा दिया, UE फॉर आई लेंस। इसी तरह इसकी फोकल लेंथ, उसको हम लोग डिनोट करेंगे FE से, और इसकी फोकल लेंथ उसको हम लोग डिनोट करते हैं FO से। ओके, तो अब ये जो हमारे पास UE डिस्टेंस है, बीटा अगर आपको निकालना है तो हम बीटा के लिए कैसे निकालते हैं, tan बीटा फॉर द वेरी स्मॉल एंगल इक्वल टू ओनली बीटा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, A डैश B डैश अपॉन B अपॉन दिस UE, ये है UE डिस्टेंस, क्या लिखा जा सकता है, A डैश B डैश अपॉन UE। अल्फा, अल्फा कैसे निकालते हैं, क्या है अल्फा, जब ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखी हो आँख से D डिस्टेंस पर, तो हम लोगों को पता है कि tan अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है AB, और आँख से कितनी डिस्टेंस पर रखी हो अगर वो D डिस्टेंस पर, तो क्या लिया जाएगा, AB अपॉन D। पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको कि अगर ये आँख है और आँख से, ये आँख है और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आँख से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, तो जो विजुअल एंगल बनाती है वही तो अल्फ़ा होता है, तो ये D ही तो है। तो अल्फ़ा tan अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा कितना हो जाता है, AB अपॉन D। अब आप देखते हो कि हम
मैग्नीफिकेशन कैसे निकालें। तो हमें पता है अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए MO मैग्नीफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस किसके बराबर होता है, आपको पता है VA/U। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, VO अपॉन UO, UO अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, तो क्या लिखेंगे -UO। और किसके बराबर होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ पर और किसके बराबर लिखेंगे, इमेज किधर बन रही है, डाउनवर्ड, तो क्या लिखेंगे हम A', B' अपॉन ये A', B' विद माइनस साइन नीचे और अपॉन ऑब्जेक्ट दैट इज AB। लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपने ये लिखा तो अब आप देखते हो कि हम इससे A', B' की वैल्यू कैसे निकालें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास A', B' की जगह क्या आ गया। अब आप देखिए VO अपॉन UO इंटू AB आ गया कि नहीं। अब बीटा अपॉन अल्फा कैसे निकालेंगे हम, बीटा अपॉन अल्फा, यही तो वैल्यू ही हमें बीटा अपॉन अल्फा की जो निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा हमारे पास ये है, बीटा A' B' अपॉन UE है, इसमें हम A' B' की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा आप देखिए A' B' इक्वल टू जो VO अपॉन UO इंटू AB है, तो हम A' B' की जगह डायरेक्ट यहाँ पे रख लेते हैं, इस जगह ऊपर मैं मिटा देती हूँ। तो अब मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ से देखिए M इक्वल टू बीटा, बीटा इज A' B' अपॉन UE, तो क्या लिखेंगे VO अपॉन UO इंटू AB अपॉन UE, ठीक। और अपॉन अल्फा, तो अपॉन अल्फा के लिए हम क्या लिखेंगे AB अपॉन D, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये AB अपॉन D। फाइनली क्या फार्मूला बन के आया, AB कैंसिल हो जाएगा, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। ध्यान दीजिए यही फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये क्या शो कर रहा है, VO अपॉन U है, UO अगर देखिए तो ये मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सिंपल V/U होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए O लगा तो V/U की जगह VO अपॉन U, और D अपॉन UE यही तो है सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। आपने देखा था बीटा अपॉन अल्फा सिंपल माइक्रोस्कोप में D अपॉन UE, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, उसकी मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन किसका किसका प्रोडक्ट है, MO इंटू ME, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। यही आई लेंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह जो बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। सिंपल माइक्रोस्कोप में यही तो था कि ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ है और इमेज वर्चुअल और इनलार्ज्ड, तो आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करता है। ये फॉर्मूला बना मैग्नीफाइंग पावर का। अब देखते हैं आगे मैग्नीफाइंग पावर कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, किस पोजीशन में। देखिए ये डायग्राम, और जान लीजिए रे डायग्राम के अपने ही 2 मार्क्स का खाली क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर पॉइंट पोजीशन। तो ये नियर पॉइंट पोजीशन मतलब फाइनल इमेज आंख से कितनी डिस्टेंस पर बने, इट इज VE कितना होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। -D क्यों लिख रही हूँ पता है आपको। हाँ, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में फाइनल इमेज बड़ी तो बनती है लेकिन इन्वर्टेड है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कभी कभी M के आगे माइनस फार्मूला लगा देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला तो है लेकिन इमेज इन्वर्टेड है फाइनल इमेज, इसलिए माइनस भी लगा के लिखा जाता है। अब देखिए केस 1 अगर हम देखते हैं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम M की वैल्यू कैसे लिखेंगे, वही VO अपॉन UO इंटू मैक्सिमम
मैग्नीफाइंग पावर के लिए ये D/UE क्या बताया था मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी? 1 + D/FE फॉर आईपीस। तो ये आईपीस ही तो है, तो इसकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, यही लेंस तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा, तो ये हो गया। हाँ, अगर नियर पॉइंट पोजीशन में हम देख रहे हैं तो ये मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला है मैक्सिमम के लिए, और केस 2 जो होता है उसका मतलब है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो मिनिमम हो। और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए ऑब्जेक्टिव तो वही, इतने ऑब्जेक्ट की ये इमेज मैग्नीफाइंग इमेज और इन्वर्टेड रियल, इसका तो V/U ही रहेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, अब ये आई पीस के लिए मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? D/FE, यानी कि जब फाइनल इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पे। अतः इसका नाम क्या है? ये है रिलैक्स्ड आई पोजीशन। जैसे ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ये क्या है? नियर पॉइंट पोजीशन। तो आँख पर कब स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा? इस पोजीशन में। और कब आँख रिलैक्स रहेगी? रिलैक्स आई पोजीशन में। इसी को कहते हैं नॉर्मल विज़न। अब आप देखिए, इसका डायग्राम अगर बनाना है तो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की देखी जाए तो मिनिमम के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती थी? FE पे। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? वही आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, FO इसके थोड़ी सी दूर बहुत पास रखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस से रखा हुआ एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस पर रे आएंगे। ये इस तरीके से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इतनी दूरी पर आपने इधर भी निशान लगा लिया, ये हो गया FO। तो इससे ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस FO से पास होगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। दोनों रेज जहाँ पर इमेज बना रही हैं वो डिस्टेंस VO हो गई, है ना। और यही पॉइंट होगा FE फॉर अदर लेंस, दैट इज़ आई लेंस। क्यों? क्योंकि तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी रिलैक्स्ड आई पोजीशन। तो अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस आप लेबलिंग करना ना भूलिएगा और एरो मार्क करना ना भूलिएगा। अब इसके लिए जितनी यहाँ पर FE डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस पर मेज़र करके नाप के आप लिख लीजिएगा, ये भी FE। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाइए, वो किससे पास होगी? FE से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों रेज पैरेलल होंगी। पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पे, यानी कि जो फाइनल इमेज होगी वो कहाँ होगी? एट इन्फिनिटी। ये डायग्राम होगा रिलैक्स आई पोजीशन के लिए। किस समय? जब मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफिकेशन है। तो आपने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे रे डायग्राम बनता है, और आपको कहीं भी लेबलिंग, एरो, उनका डायरेक्शन ऑफ रे मार्क करना ना भूलें। हाँ, आता है लेंथ। आपको पता माइक्रोस्कोप में जो ट्यूब होती है उसी ट्यूब के अंदर ही तो ये दोनों लेंस होते हैं। तो ये इनकी ट्यूब लेंथ, यानी दोनों लेंसेस के बीच की डिस्टेंस। याद रखिएगा, ट्यूब लेंथ जो होती है, कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला बताओ जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है या नियर पॉइंट पोजीशन है। तो आप देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? VO। उसके बाद कितनी है? UE। विद मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, ये है ना। इस केस में ट्यूब लेंथ कितनी होगी? अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ट्यूब लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? खुद से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जहाँ इमेज बन रही है वो FO है, देख रहे हैं? अरे VO, ठीक है। यहाँ पर इमेज बनती है, इमेज की डिस्टेंस लेंस से VO, और ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की, यही तो फोकल लेंथ है। तो ये कितनी है? ये FE। तो यहाँ पर कितना हो गया? वही फार्मूला ट्यूब लेंथ का, VO + FE। तो आज आपने जाना रे डायग्राम, मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। हाँ, लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं और टेक्स्ट बुक में क्या है। ये मान के चलते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से दूर तो रखते हैं, लेकिन फोकस के बहुत
पास ही है, लेंस से बियॉन्ड फोकस है बट नियर द फोकस है। तो टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला दिया होता है नॉर्मली वो मैग्नीफाइंग पावर का इस फॉर्मूले में ये जो MO है वो MO को VO/UO ना लिखकर वो रिप्लेस कर देते हैं L/FO से। और जानते हैं इस L को ट्यूब लेंथ उन्होंने क्या बताया है? ट्यूब लेंथ कहते हैं सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद से लेकर फर्स्ट फोकस ऑफ आईपीस के बीच की डिस्टेंस। याद रखिएगा FO से FE तक की डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ माना है और UO FO के बराबर मान लिया, जो नियरली होता भी है। तो अब इससे फॉर्मूला क्या बना देते हैं? L VO/UO को रिप्लेस कर दो, L/FO इंटू ये वही रहेगा D/FE। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंसेज जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनकी फोकल लेंथ, उनके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, आईपीस की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज़ नॉट वेरी लार्ज। आईपीस की फोकल लेंथ इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों? जितनी कम होंगी, देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, उतना ही मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा। अब लिमिटेशंस की बात कर लें तो अब आपको ये बहुत कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी, तो बात समझ में आ गई। लेकिन बहुत कम फोकल लेंथ का, 1 सेंटीमीटर से भी कम फोकल लेंथ का लेंस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और साथ ही अगर ट्यूब लेंथ हमें ज़्यादा रखनी है तो हम बड़े लेंस को भी बनाना है, लार्ज L रखने के लिए। L क्या है? ट्यूब लेंथ। ज़्यादा रखने के लिए भी हमें बड़े लेंस बनाना होगा और उनको फोकल लेंथ उनकी छोटी ही रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। तो उन लेंस में ऑप्टिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन ना हो, तो उन डिफेक्ट्स को फ्री कैसे रखा जाए, ये थोड़ी शॉर्टकमिंग्स आती हैं कि हाँ, हम अगर उन शॉर्टकमिंग्स को मिनिमाइज़ कर लें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 200 टाइम्स 250 टाइम्स मैग्नीफिकेशन मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे डायग्राम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे उसने विजुअल एंगल बढ़ा दिया, क्या है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।